लास्ट ईयर 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब ईफी में जूरी हेड नादाव लिपिड ने द कश्मीर फाइल इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी कही थी। इन जूरी में एक जूरी मेंबर थे सुदीप्तो सेन। इन्होंने नादाव लिपिड का विरोध किया था ये बताते हुए कि द कश्मीर फाइल ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। बराबर एक साल बाद इन्हीं सुदीप्तो सेन ने द केरला स्टोरी ये मूवी आई जो मई 2023 में अब रिलीज हुई और पूरे देश में ये मूवी एक कंट्रोवर्सी का कारण बन गई। पश्चिम बंगाल में इस मूवी पे बैन किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मूवी का बैन हटाया गया। आज भी इस देश में इस मूवी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। दो ग्रुप बन चुकी है, जो एक मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहा है तो एक मूवी को सत्य घटनाओं पे आधारित। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मूवी होता क्या है? प्रोपेगेंडा मूवी वो चीज होती है जहां पे आपके थॉट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और अपने विचारों का प्रचार किया जाता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मूवी की शुरुआत कब हुई और क्या है इस प्रोपेगेंडा मूवी या प्लेस का इतिहास, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, मेरे साथ बने रहिए। माई सेल्फ जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। 1558 में शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था द मर्चेंट ऑफ नेविस। अब शेक्सपियर को भी ये पता नहीं था कि 385 साल बाद उसका ये प्ले जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लिए यूज किया जाएगा। इस प्ले का इस्तेमाल जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जू कम्युनिटी के अगेंस्ट में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए किया गया। पॉल रोज एक नाजी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 1942 में उन्होंने इस प्ले को थिएटर में लाया और उस समय में जर्मनी में एक बड़े एक्टर हुआ करते थे वर्नर क्रॉस, और इसी वर्नर क्रॉस को इस प्ले में शेलॉक का रोल दिया गया जो जू कम्युनिटी से बिलोंग करता था। और पॉल ने क्या किया कि जब भी ये थिएटर में प्ले होता था उस समय पे ऑडियंस में कुछ अपने ही लोग पॉल बैठा देता था, और जब भी ये शेलॉक का कैरेक्टर स्टेज पे आता था तो उस समय पे जो लोग पॉल ने ऑडियंस में बैठाया है वो लोग जो है इस कैरेक्टर को गाली देना शुरू कर देते थे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते। वर्नर क्रॉस ने भी इतनी तगड़ी एक्टिंग की कि जितने भी नाजी कम्युनिटी के लोग थे वो पूरे के पूरे अगेंस्ट में हो गए थे, वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो गए थे। पूरी नाजी कम्युनिटी जो भी ऑडियंस में मौजूद है और जितने भी इसकी माउथ मार्केटिंग करते थे वो जू कम्युनिटी के अगेंस्ट में चली गई। वो इतने ज्यादा मैनिपुलेट हो गए कि हमेशा जब भी कोई जू कम्युनिटी के लोग इन नाजियों को दिखते तो वो उनका गुस्सा करती। और उस समय पे वो दौर हिटलर का था और वार्नर क्रॉस जो है वो जर्मन और नाजीवाद का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया था। और एडोल्फ हिटलर जो है ये जानता था कि सिनेमा और प्ले जो है ये बहुत बढ़िया मीडियम है अपने विचारों को लोगों तक लेके जाने के लिए। फिर हिटलर ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो उसके सपोर्ट में होके ऐसा कुछ प्ले या ऐसी कुछ मूवी बनाए, जिसमें से एक नाम जो है लेनी रेफेनस्टॉल। ये एक फोटोग्राफर थी और हिटलर के सीधे कांटेक्ट में आई। हिटलर ने उसे काम दिया कि जितने भी रैलियां नाजी के सपोर्ट में निकलेंगी उन सब रैलियों को कैप्चर करके उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। और लेनी रेफेनस्टॉल ने ये जो हिटलर का दिया हुआ काम है ये बखूबी निभाया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था द विक्ट्री ऑफ फेथ। ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा फेमस हुई और लेनी रेफेनस्टॉल ने इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा जो है ये पूरे जर्मनी में दिखाने की कोशिश की कि नाजीवाद जर्मनी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हिटलर जो है वो जर्मनी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नाजीवाद या हिटलर के अलावा जर्मनी के बारे में सोचना जो है वो गलत होगा। और इसके साथ जो है जर्मनी में सभी लोग मैनिपुलेट होते गए और जैसे हम सबने हिस्ट्री में पढ़ा है कि उस समय पे वो दौर ही पूरा हिटलर का था, जिसमें हिटलर ने सबसे ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सिनेमा, प्ले, सॉन्ग्स ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। लेकिन आगे हुआ क्या? आज जर्मनी में कोई भी हिटलर का नाम नहीं लेता। और ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी सिर्फ हिटलर या जर्मनी में ही नहीं बनी, उस समय में रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका ऐसे कई देशों में जो है ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनती थी। लेकिन यहाँ पे भारत एक ऐसा देश था कि अपने देश में ऐसी कोई मूवी जो है वो देखने हमें नहीं मिलती थी। हिस्टोरिकल मूवी बनती थी या देश के प्रति आदर दिखाने वाली मूवी बनती थी, लेकिन उसमें हमें कभी फील नहीं होता था कि ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी है। मनोज कुमार की उपकार मूवी जब हमने देखी तो जय जवान जय किसान का नारा लगाया, लेकिन कहीं से भी ये फील नहीं हुआ कि इसमें कोई सरकार का
प्रमोशन किया गया है। आगे सनी देओल की बॉर्डर मूवी है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वॉर के बारे में दिखाया है। आगे आमिर खान की रंग दे बसंती मूवी है जिसमें भगत सिंह के विचारों को आज के विचारों के साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने की। लेकिन ऐसी मूवी जब भी हम देखते थे तो देश के प्रति हमारा आदर बढ़ता था, हमारा लगाव बढ़ता था, लेकिन कहीं पर भी यह फीलिंग हमें हुई नहीं कि इन मूवी के माध्यम से कोई ऐसा विचारों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन 2013 के बाद जो है अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में या सिनेमा इंडस्ट्री में चेंज होते गए और ऐसी फिल्में बनती गई जिसमें से फील होता गया कि ये पर्टिकुलर विचार या पर्टिकुलर थॉट्स का प्रचार कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। 2014 में जनरल इलेक्शन आए, नरेंद्र मोदी को पूरे देश ने डेवलपमेंट के नाम पे चुना, लेकिन 2013 में भी कुछ मूवी ऐसी बनी थी जहां पे इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विचारों का प्रचार किया गया था। 2013 में एक मूवी आई थी, अगर आपको याद होगा, जिसमें धनुष ने एक्टिंग की थी, रांझना। अब ये रांझना मूवी ऊपर ही ऊपर हमें दिखाया गया कि एक लव स्टोरी है, लेकिन उसके बिहाइंड कई स्टोरीज मूवी के अंदर बताई गई। 2014 में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन वाराणसी से लड़ा था और इसी मूवी में पूरा वाराणसी का कल्चर, हिंदुइज्म, ये सारी चीजें दिखाई दी। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदू यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी के बारे में भी दिखाया गया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन उस समय पे मोदी जी की हवा इतनी स्ट्रांग थी कि ऐसे मूवीज की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। बाद में सरकार आई और सरकार के द्वारा जो है अलग अलग डिसीजंस लिए गए, जिसमें से कुछ डिसीजंस फेल गए, कुछ डिसीजन कंट्रोवर्शियल हुए। उसके बाद जो है ऐसी मूवी बनाना स्ट्रांगली शुरू हुई, जिस मूवी के माध्यम से मोदी जी ने जो है अपने किए हुए काम या जिस काम का इनिशिएटिव उन्होंने लिया था उसका प्रचार करना मूवी के माध्यम से शुरू किया। ऐसे कुछ फिल्मों के लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के स्कीम को या गवर्नमेंट के कुछ काम को मूवी के माध्यम से दिखाया गया। 2017 में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अभी उसमें प्रेम कथा कहां पे है अगर ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान जो है ये अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद में 2018 में एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, बत्ती गुल मीटर चालू। इस मूवी का माध्यम से सरकार ने दिखाने की कोशिश की थी अपने उज्जवल डिस्कम एश्योरेंस योजना के बारे में। उसके बाद 2018 में सुई धागा ये मूवी आई थी वरुण धवन की, जिसमें मेक इन इंडिया इस योजना के बारे में दिखाने की कोशिश की थी। 2019 में मिशन मंगल है जहां पे मंगलयान के बारे में दिखाने की कोशिश की। लेकिन दो मूवी 2019 में ऐसी आई कि जिसने लोगों को भारी मात्रा में मैनिपुलेट किया। एक था अनुपम खेर की लीड रोल की गई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह पे आधारित मूवी थी, जिसमें मनमोहन सिंह को पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखा गया, किस तरीके से वो रिमोट कंट्रोल पे काम करते थे, पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता था गांधी परिवार के द्वारा। ये सारी चीजें उस मूवी में दिखाई गई। जो मूवी लिखी गई थी वो इंस्पायर्ड थी संजय बारू के बुक से, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो स्पोक पर्सन थे उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह के। लेकिन अगर आप मूवी देखोगे तो उसमें अलग अलग चीजें आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगी। और सरप्राइजिंगली उस समय पे इस मूवी का ट्रेलर जो है वो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। और दूसरी मूवी है जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थी और 2019 की कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अभी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में स्टिल देश में कंट्रोवर्सी चल रही है। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि ये फेलियर है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन उस समय पे गवर्नमेंट ने किस तरीके से पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया। और 2019 में जब जनरल इलेक्शन हुए, कहीं ना कहीं पे इन मूवी का बहुत ज्यादा असर इलेक्शन में पड़ा और हमने देखा कि फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। हर एक देश में अलग अलग विचार होते हैं और अलग अलग विचारों से देश भरा है, लेकिन जिस देश में जिस व्यक्ति के पास सत्ता और पैसा है तो ये जो विचार प्रवाह है उसे समय नहीं लगता अपनी ओर खींचने का, और जो वो करना चाहता है वो इसी पैसा और इसी पावर के माध्यम से कर सकता है। लेकिन इसी टाइप के मूवी अगर बनते रहेंगे तो फिर ये दिन ज्यादा दूर नहीं कि देश में अलग ही मोड़ आएगा और देश डेवलपमेंट से हटके कुछ अलग ही दिशा में चला जाएगा। देखिए, मूवी थिएटर ये सबसे स्ट्रांग जगह है किसी भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि जो भी लोग मूवी देखने जाते हैं 2 से 3 घंटे के लिए जितने भी समय की वो मूवी है, बस उसी मूवी के बारे में सोचते हैं। और ये सबसे हाईली और स्ट्रांगली जगह है जहां पे आप
उन लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनके विचारों को बदल सकते हो। जैसे मैंने मेरे लास्ट द केरला स्टोरी वीडियो में बताया कि मूवी ये मनोरंजन का साधन है, उसे मनोरंजन तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर कोई फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित कुछ चीजें दिखाने भी चाहती है तो उसमें जो है वो डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए मेकर्स को, जिसमें वो मूवी सत्य लगे, ना ही कोई प्रोपेगेंडा। अगर कोई पावर या पोजीशन से ऐसे मूवी के माध्यम को प्रोपेगेंडा के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये देश या देश के हित में सही नहीं है, गलत दिशा में हम जा रहे हैं। जाते जाते बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि आज जर्मनी में जो है कोई भी हिटलर का नाम नहीं लेता है। बाकी आप समझदार है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।